अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, यानी कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो हमारा यूनिट था, इसका हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे, जो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के थे कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास रॉ मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, या कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और उसका ऑर्डर भी हमने देख लिया था कि ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 2.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और ये हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि a newspaper agent of a town records the number of papers sold on each day of 1 week as follows। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का हमारे पास डेटा गिवन है। डेली डॉन का भी हमारे पास डेटा गिवन है और डेली जंग का भी हमारे पास डेटा गिवन है। न्यूज़पेपर की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ वी हैव टू राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने अज्यूम किया कि मैट्रिक्स ए इसको नाम दे देते हैं। अब जो डेली डॉन के जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं हर डे के, क्योंकि ये 7 डे ऑफ अ वीक है, तो फर्स्ट वाला है 80। पहले हम डेली डॉन के रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं, फिर है 90, फिर है 100, फिर है हमारे पास 95, फिर है हमारे पास 85, देन 75, देन 70। अब हम डेली जंक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे पे है इसका है 100, देन 110, देन 90, देन 95, देन 105, देन 85, देन 80। हमने अपने टेबुलर डेटा को कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। तो ये मैट्रिक्स बनेगा। अब मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चाहिए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, ये हमारे पास रॉ 1 और ये मेरे पास रॉ 2। तो टोटल कितनी रॉज हो गई? हमारे पास 2 रॉज हो गई। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये मेरे पास C1, ये C2, ये C3, ये C4, C5, C6 एंड C7। टोटल 7 कॉलम्स है हमारे पास। तो ऑर्डर किस तरह से लिखा जाता है? ऑर्डर लिखने का तरीका ये है कि आप पहले नंबर ऑफ रॉज लिखिए, टोटल नंबर ऑफ रॉज, और फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितनी रॉज है? हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, टोटल हमारे पास 2 रॉज हैं। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2/7। क्योंकि 2 रॉज हैं और 7 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर लिखने का तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ रॉज पहले लिखें, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा, जो कि है 2/7। तो सिर्फ हमने यही काम करना था कि हमने इस इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया और फिर इसका ऑर्डर भी हमने मेंशन कर दिया। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 2/7। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो भी अननोन है आपको उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और नंबर 1 में हमारे पास है 2 मैट्रिक्स हैं इस तरह से। ये है ए, ये है -4 आयोटा, फिर ये है 8 आयोटा, और यहाँ पे है 6 आयोटा, और ये इक्वल बीच में है। और यहाँ पे है 7 आयोटा, C, C, D। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो बीच में इक्वल का साइन यूज हो रहा है, इसके ही हम पहले देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। और दोनों मैट्रिसेस इक्वल होने की क्या कंडीशन है? मैट्रिसेस आर इक्वल। क्या कंडीशन है? कि दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, हैविंग सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं तो ये भी 2/2 है, 2 रॉज हैं, 2 कॉलम है, ये भी 2/2 है। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन हमने मेंशन कर दी है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अपने पेयर वर्क में कि इफ मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अब इक्वल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि मैट्रिसेस आर इक्वल
इफ मैट्रिसेस आर इक्वल तो देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ए, ये इक्वल हो जाएगा 7 आयोटा के। और जो इसके सेकंड एलिमेंट है -4 आयोटा, ये इक्वल हो जाएगा बी के, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 आयोटा। और इसी तरह 8 आयोटा इक्वल है सी के, इसका मतलब है सी इज इक्वल्स टू 8 आयोटा। और जो लास्ट हमारे पास डी है ये इक्वल है 6 आयोटा की। बस अगर मैट्रिसेस इक्वल हो तो ये इनकी जो प्लेसेस है, यानी कि A11 और इसका जो A11 है, इसको आपस में इक्वल कर देना है। तो ए की वैल्यू इक्वल आ गई 7 आयोटा के, -4 आयोटा इक्वल हो गया बी के, यानी कि बी की वैल्यू आ गई -4 आयोटा। इसी तरह से ये जो सेकेंड रॉ की फर्स्ट कॉलम है 8 आयोटा, और यहाँ के सेकेंड रॉ का फर्स्ट कॉलम है सी, तो 8 आयोटा इक्वल हो जाएगा सी के, और इसी तरह से 6 आयोटा इक्वल हो जाएगा डी के। सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, और सेकेंड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है जो कि इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पे है ये 2AB, फिर है -3 9C 50 -1, और ये इक्वल होगा ये इक्वल होगा D -2 -4। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं E F and 7, देन G 0 -1। और बीच में यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो जब बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे कि इफ मैट्रिसेस आर इक्वल, पहले तो चेक कर ले मैट्रिसेस इक्वल है। इसका ऑर्डर भी 3 by 3 है, इसमें भी 3 रॉस 3 कॉलम है, इसका मतलब है मैट्रिसेस इक्वल है। तो हम लिखेंगे इफ मैट्रिसेस आर इक्वल, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स corresponding elements are also equal। अब इसका जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये है 2, तो 2, और इसका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है डी। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई डी इज इक्वल्स टू 2। डी किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -3, और उस साइड पे है ई, तो हमें ई की वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि जो अननोन है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ई की वैल्यू है -3। अब यहाँ पे है 5 और दूसरी साइड पे है जी, तो यहाँ से हमें जी की वैल्यू भी मिल जाएगी, जी इज इक्वल्स टू 5। फिर इस साइड पे है ए, और यहाँ पे है -2, तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि ए की वैल्यू हमारे पास है -2। अब यहाँ पे ये एलिमेंट है 9, और यहाँ पे है एफ, तो 9 इज इक्वल्स टू एफ, तो एफ की वैल्यू भी आ गई जो कि है 9। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 इक्वल है 0 के, ये तो कोई अननोन ही नहीं है। फिर ये बी इक्वल है -4 के, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं दोबारा से कि b इज इक्वल्स टू -4। c इज इक्वल्स टू 7, तो c इज इक्वल्स टू 7। तो जो जो अननोन थे हमने फाइंड आउट कर लिया, बाकी -1 यहाँ पे कुछ भी अननोन नहीं है। तो जो हमारे पास अननोन थे वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। हमारे पास d अननोन था, d की वैल्यू 2 आ गई। हमारे पास e अननोन था, e की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमारे पास g की वैल्यू आ गई है 5। फिर हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 2। फिर यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ गई है 9। फिर यहाँ से b की वैल्यू आ गई है -4, और c की वैल्यू आ गई है 7। तो इस तरह से हमने सारे जो अननोन थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। बाकी 0 0 के ही इक्वल है, -1 के ही इक्वल है। तो हमने ये स्टेटमेंट देनी है कि अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे।
हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। और तीसरे पार्ट में जो हमारे पास मेट्रिसेस गिवन है, यहाँ पे है x+y 0, z 9, 2x+y 6, then a, then 1, then 3। और ये इक्वल है किसके? 3, ये है 9, ये है y/2, यहाँ पे है 0, 4, 1, फिर है 3x 6 एंड 3। तो वही डेफिनेशन हमने यूज करनी है इक्वल मैट्रिक्स का, कि अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements are also equal। राइट तो यहाँ पे पहला हमारे पास पहली रो पहले कॉलम का है x+y, और ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे है 3 के, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर ये 0 0 के ही इक्वल है, और z इक्वल है 3x के, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। फिर ये 9 9 के इक्वल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2x+4 2x+y इक्वल है 4 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 6 6 के ही इक्वल है, ये इक्वल है y/2 के, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। बाकी 1 1 है, 3 3 है। तो यहाँ पे हमने अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और अननोन हमारे पास कौन कौन से हैं? x, y, z एंड a। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x+y = 3, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 2x+y = 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गया। x-2x इज -x, 3 - 4 इज -1, तो x की वैल्यू आ गई +1। माइनस से माइनस ये खत्म हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो एक अननोन की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि है 1। अब जब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा? हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। x की वैल्यू है 1 + y = 3। इक्वेशन 1 में y = 3 एज इट इज लिखा। 3 - 1, तो y की वैल्यू आ गई 3 - 1 = 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। राइट अब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी हमारे पास? z = 3x, x की जगह पे 1, तो z की वैल्यू आ गई 3। x y z तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 यहाँ पे कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी? a = y/2, यानी कि 2/2
2 से 2 कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे हमने जो 4 वेरिएबल्स थे चारों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। यानी कि ये था हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, z की वैल्यू 3 आ जाएगी और a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए और हमने इसके ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, पार्ट ए 1 हम करने जा रहे हैं। ए इज इक्वल्स टू -4 3 6। यहाँ पे है -4 3 6। और मुझे फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोज। तो ए की पावर टी, जब ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो पावर में टी लिखेंगे। अब ये एक ही रॉ है और इसमें 3 कॉलम्स हैं, राइट। रॉ इसमें एक ही है, तो ये इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं, इसका ऑर्डर लिखूं, तो रॉ 1 है और इसमें कॉलम 3 है, तो ये 1/3 का इसका ऑर्डर होगा। लेकिन जब ट्रांसपोज लेंगे तो यही रॉ शिफ्ट हो जाएगा कॉलम में, -4 3 6। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 3 और 6 कॉलम में आ जाएगा। करने के बाद अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 रॉज हैं और एक कॉलम है, 3/1। तो ये देखिएगा कि जो भी मेरे पास ऑर्डर था वो रॉ शिफ्ट हो गई है कॉलम में और कॉलम शिफ्ट हो गया है रॉ में, राइट। तो अब इसी का पार्ट 2 हम करते हैं और पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए इज इक्वल्स टू, और इसमें है हमारे पास 2 आयोटा 0, 5 आयोटा, -6 आयोटा, -3 आयोटा, देन 2 आयोटा। अब मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का वही तरीका है कि जो ये रॉज है, रॉ नंबर 1 रॉ नंबर 2, इसको हम कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, 5 आयोटा, देन -3 आयोटा, और ये हो जाएगा 0, -6 आयोटा, देन 2 आयोटा। तो ये जो इसका ऑर्डर था 2/3, 2 रॉज थी 3 कॉलम थे। अब इसमें 3 रॉज हो गई और 2 कॉलम है। तो बस रॉ को कॉलम में शिफ्ट करना है, कॉलम को रॉ में शिफ्ट करना है। अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसको सपोज कर लिए कि वो ए मैट्रिक्स है और वो सिंपल है हमारे पास 8 3 -4। अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए का ट्रांसपोज, अब इसमें 3 रॉज है और तीनों रॉज को हम इस तरह कॉलम में लिख देंगे। सॉरी, ये इसके 3 रॉज थी, हमने यहाँ पे इसके 3 कॉलम्स बना लिए। अब जब मैं देखूं इसकी डायमेंशन क्या है, तो 3 रॉज हैं और एक कॉलम है। तो अब इसमें एक रॉ है और 3 कॉलम है, तो 3/1 शिफ्ट हो गया 1/3 में। नेक्स्ट नंबर 4, इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। नंबर 4 में हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू -2 आयोटा, देन आयोटा, देन 5 आयोटा, 7 आयोटा, 2 आयोटा एंड -5 आयोटा। और मुझे फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रॉ में गिवन है आप उसे कॉलम में शिफ्ट कर दें, यानी कि -2 आयोटा, और आयोटा को मैं कॉलम में शिफ्ट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 5 आयोटा, 7 आयोटा, 2 आयोटा, देन -5 आयोटा। अब इसका ऑर्डर था 3 रॉज थी और 2 कॉलम थे, 3/2। अब इसमें 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, राइट। तो स्टूडेंट इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उसमें भी आपको यही काम करना है, ट्रांसपोज निकालना है। नंबर 5 तो 2/2 का है तो वो भी सिंपल तरीके से हो जाएगा, और नंबर 6 3/3 का है तो वो भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। ट्रांसपोज निकालना है यानी कि रॉ को कॉलम में शिफ्ट करना है, कॉलम को रॉ में शिफ्ट करना है। पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और इसके पार्ट 1 में हमें इस तरह से गिवन है जिसपे हमने मैट्रिक्स टेबुलर फॉर्म में बनाना है।
ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, और बाहर इसका ऑर्डर मेंशन है जो कि है 2, 3। यानी कि हमने मैट्रिक्स ए इस तरह से बनाना है कि इसमें 2 रॉज हों और 3 कॉलम्स हों। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये जो प्लेस होती है ये होती है A11 की, राइट। अब इसमें टोटल कितने कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रॉज इसमें है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें होने चाहिए 3। तो A11, अब ए था तो A11, और इसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, और हमें कितने कॉलम तक जाना है, थर्ड कॉलम तक जाना है। और रॉस कितनी हमें चाहिए, ये हो जाएगा 2, 1, ये हो जाएगा 2, 2, और ये हो जाएगा 2, 3। यानी कि अगर मैं इसका ऑर्डर अब चेक करूं तो इसमें 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है। तो ये जो हमें गिवन था कि ए आई जी, आप इस तरह से करके लिखें कि इसमें 2 रॉज और 3 कॉलम हो, तो हमने इसकी 2 रॉज बना दी हैं और 3 कॉलम्स बना दिए हैं। अब इसी का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, और इसमें हमें एक्स मैट्रिक्स गिवन है कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो कि एक्स हो, और मैट्रिक्स के अंदर आप एक्स के एलिमेंट्स डालिए, एक्स आई जे, और इसका ऑर्डर भी हमें दे दिया, ऑर्डर है इसका 3, 4। यानी कि नंबर ऑफ रॉज इसमें है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें 4। तो अब ये किस तरह से बनेगा, एक्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ रॉज है 3, तो ये हो जाएगा X11, X12, X13। यानी कि पहला जो डिजिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ को, दूसरा डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो लेट से अगर मैं इसकी पोजीशन आपसे पूछूं तो ये फर्स्ट रॉ है और थर्ड कॉलम है, इसलिए 1, 3 लिखा है, और ये है 1, 4। 4 कॉलम थे क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि इसमें 4 कॉलम होनी चाहिए। X21, X22, ये है X23, और ये है X24। फिर हमें 3 रॉस चाहिए, तो X31, X32, X33, देन X34। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स बनाया मैंने, ये 3/4 का, 3 रॉस है इसमें और 4 कॉलम्स हैं इसमें। अब इसी का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमारे पास बी मैट्रिक्स है, और हमसे कहा गया है कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं जिसके एलिमेंट हो B I J, और ऑर्डर भी बता दिया 4/4। तो अब बहुत ही सिंपल वे है बी मैट्रिक्स बनाने का, 4 रॉ 4 कॉलम, ये पोजीशन है B11, B12, फिर ये है B13, फिर ये है B14। इसी तरह से यहाँ पे B21, B22, ये पोजीशन है सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, ये है सेकेंड रॉ फोर्थ कॉलम, फिर ये है थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम, फिर यहाँ पे फोर्थ 1, 4, 2, 4, 3, देन 4, 4। तो ये तरीका होता है कि कोई भी हमारे पास अगर इस तरह से गिवन है जनरल फॉर्म में, तो उसको टेबुलर फॉर्म में यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का ये प्रोसीजर है। इसमें हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रांसपोज लें, और ट्रांसपोज लेने से वापस हमारे पास ए आ जाए, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो वापस से आ जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूं और मुझे रिटर्न में -A मिल रहा है, तो उसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने उस पर चेक करना है कि ट्रांसपोज लेके चेक करना है कि रिजल्ट में क्या आ रहा है। तो नंबर 1 है हमारे पास A इज इक्वल्स टू 0, 5, 6, देन -5, 0, -7, -6, 7, 0। अब मुझे लेना है इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेना मैंने आपको अभी सिखाया है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जो रॉज हैं वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये है 0, -5, -6, तो 0, -5 और -6, 5, 0, 7 रॉ में लिखा हुआ है, मैं इसको कॉलम में लिख दूंगी, और 6, -7, 0।
अब स्टूडेंट आप देखिएगा जरा कि ये मुझे रिटर्न में वही मैट्रिक्स नहीं मिला, ये -5 था तो यहाँ पे 5 है। तो स्टूडेंट अगर मैं एक काम ये करूँ, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इसके साथ माइनस नहीं है तो माइनस लग जाएगा, और जिसके साथ माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 -7 0। तो अब जरा इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या ये एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है जो कि ए मैट्रिक्स था, वही मैट्रिक्स है, 0 5 6 0 5 6 -5 0 -7 -5 0 -7 -6 7 0 -6 7 0। तो इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज लेने से मेरे पास बाहर माइनस आ रहा है और अंदर एग्जैक्ट ए मैट्रिक्स बन रहा है। इट्स मीन द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, symmetric matrix, given matrix A is skew symmetric matrix। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट करते हैं, और सेकेंड पार्ट में जो हमें गिवन है ये है A इज इक्वल्स टू 7 5 8 5 -1 6 8 6 -1। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज लेके मेरे पास आ जाएगा, ये जो रॉ में लिखा हुआ है मैं इसको कॉलम में लिख दूं, 5 -1 6 रॉ में लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, और 8 6 -1 जो रॉ में लिखा हुआ था मैंने कॉलम में लिख दिया। अब स्टूडेंट ट्रांसपोज लेने के बाद भी मेरे पास एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स आ रहा है जो कि मैट्रिक्स ए था। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए अगर आ जाए आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ए ट्रांसपोज लेके अगर ए आ रहा है तो उसका मतलब है मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है ये है 0 -1 -3 1 0 -5 3 5 0। इस पे आप चेक करें कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। नंबर 4 पे हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 1 2 5 2 5 -7 देन 5 -7 और लास्ट एलिमेंट है 3। इसको भी आपने चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक लास्ट मैट्रिक्स ये भी आप जरा प्रूफ कीजिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है। 0 -4 -5 4 5 0 -1 -4 1 0। इस पे आप चेक कीजिए कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। करना क्या है कि सिंपल ए ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे और ये रिटर्न में अगर ए के इक्वल आ रहा है तो ये सिमेट्रिक है, मतलब एज इट इज ए ही बन रहा है। लेकिन वो एज इट इज ए नहीं बन रहा बल्कि माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस ए बन रहा है, तो उसका मतलब ये है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। होपफुली कि आप ये 3 पार्ट्स कर लेंगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके फर्दर क्वेश्चन नंबर 7 से जो हमारे पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 7 से जो फर्दर पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।